फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट दर्पण में। तो बताना चाहूँगी कि आज ये मेरा फर्स्ट डेमो क्लास है और आपको पता है कल से हमारा व्हाट्सएप पे कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे एक छोटी सी डेमो क्लास बनानी चाहिए, आपके समक्ष रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो पसंद आए, अच्छा वीडियो को आप पूरा देखना है, क्योंकि इस बार मैंने मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा देखना, कंटिन्यू देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं आपके बंटी उपन्यास के प्रति। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से इसका पीडीएफ मैंने तैयार किया है, यानी कि सारांश पढ़ने मात्र से आपको लगेगा कि आपने कंप्लीट उपन्यास पढ़ लिया है। ओके, आपको पता है इनकी जो लेखिका हैं उपन्यास की, जन्म रहा है 3 अप्रैल 1931 में इनका जन्म समय माना गया है। बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमारी है। प्रकाशन वर्ष है इसका आपका बंटी उपन्यास का 1971 है। यह 16 भागों में विभक्त है। जितनी चीज़ें मुझे महत्वपूर्ण लगी है मैंने अपने हस्तलिखित नोट्स में रखा है। मैंने इसको न्यू अपडेट किया है पीडीएफ को। हमारा पहला जितना पीडीएफ है इकाई 1 से 10 तक टोटल कंप्यूटर टाइपिंग पीडीएफ है। ठीक है, लेकिन अभी मैं हाल ही में एग्जाम को देखते हुए मैं काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हूँ, बट मैं इसको टाइप करके नहीं, मैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से कुछ चीज़ें चेंज करूँगी, जैसे कि कंप्लीट इकाई 6 उपन्यास को और कंप्लीट इकाई 10 को एक बार पुनः मैं थोड़ा सा चेंजेस करने का प्रयास करूँगी। यह किसको समर्पित है उपन्यास? तो राजेंद्र बाबू को उपन्यास है। ठीक है, राजेंद्र बाबू कौन है? इनके पति हैं। आपको पता है कि इनका जो पहला उपन्यास है, स्वतंत्र रूप से इन्होंने पहला उपन्यास आपका बंटी ही लिखा है, और उससे पहले भी इन्होंने राजेंद्र यादव के सहलेखन में 1 इंच मुस्कान लिखा था, जो कि इनका स्वतंत्र उपन्यास नहीं माना जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के रूप में पात्र कौन आते हैं? अजय और शकुन हैं। ठीक है, अजय पति हैं, शकुन पत्नी हैं। दोनों के बीच अलगाव होता है, मतलब तलाक हो जाता है। बंटी माँ के पास रहता है। बंटी किसके पास रहता है? शकुन के पास रहता है। शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल है। एक और पात्र आते हैं, कौन आते हैं? मीरा पात्र आती है। तो मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। बाद में शकुन और डॉक्टर जोशी का विवाह हो जाता है। अमी जोत दोनों डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं। पत्नी डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी प्रमिला है, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, ये पात्र आपको समझ में आ गई। बंटी के कुछ दोस्त हैं, अब टीटू है, बिंद्रा और सत्रो है। ठीक है, तो ये हो गई। साथ में अमी जोत होते, लेकिन अमी जोत उसके दोस्त नहीं होते, क्योंकि वो डॉक्टर जोशी के बच्चे होते हैं, तो उससे उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती है। वकील चाचा हैं। अजय और मीरा की शादी के बारे में शकुन को बताते, शकुन होगा, ठीक है, शगुन नहीं शकुन होगा। ठीक है, शकुन को बताते हैं। अब बात करते हैं कि आपका बंटी एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें आधुनिक सभ्य समाज में बिखरते पारिवारिक संबंधों का यथार्थ चित्रण किया गया है। लेखिका ने इस उपन्यास में बंटी के मानसिक अंतर्द्वंद और उसकी सूक्ष्म मनोभावनाओं का चित्रण किया है। बंटी शकुन और अजय बत्रा का पुत्र है। ठीक है, बंटी की माँ एक कॉलेज की प्रिंसिपल है और अजय बत्रा एक संस्था का डिविजनल मैनेजर है। यानी सबके काम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, चाहे कोई भी विधा होगी, कौन से पात्र का क्या काम है और किस रूप में वो हमारे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध में उभर कर आते हैं। बंटी का वास्तविक नाम अरूप बत्रा है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करिएगा कि बंटी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? अरूप बत्रा है। उपन्यास में बंटी ही प्रमुख प्रयुक्त हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि बंटी के कितने वर्ष बाद अजय और शकुन का तलाक हो जाता है। ठीक है, आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए, तो मैं समझूंगी कि आपने इसके बारे में कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, बंटी के माता पिता परस्पर अलग रहते हैं। उन दोनों के बीच तलाक की बातें यदा कदा होती रहती हैं। बंटी के कानों में ये सभी बातें पड़ती रहती हैं। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। भले ही वह अपनी माँ शकुन के पास रहता है, किंतु वह यह भी जानता है कि उसके पापा शहर में आते जाते रहते हैं, पर वे घर नहीं आते, वे सर्किट हाउस में ठहरते हैं। बंटी अपने पापा से मिलने के लिए वहीं जाता है। इस उपन्यास में बंटी प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर सामने आता है, क्योंकि उसी को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। शकुन बंटी की माँ है। वह लगभग 10 वर्ष तक अजय के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद तलाक लेने पर मजबूर हो जाती है।
आगे बात करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर जोशी के साथ पुनः अपना नया जीवन प्रारंभ करने की योजना बनाती है। इस उपन्यास में शकुन मध्यम वर्गीय पारिवारिक व्यवस्था के संबंध में शिक्षित नारी का की प्रतिनिधित्व करती है। इसमें ये इम्पोर्टेंट ठीक है कि इस उपन्यास में शकुन कैसी है, एक मध्यम वर्गीय पारिवारिक व्यवस्था का संबंध, व्यवस्था में संबंध शिक्षित नारी की प्रतिनिधि है। ठीक है, यानी कि प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की भावना है। हम आगे इसका सारांश देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का इतना सशक्त, सजीव और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है कि इस उपन्यास को सहज ही मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जा सकता है। स्वयं मनु भंडारी ने अपने इस उपन्यास के मूल में विद्यमान अपनी भावनाओं के विषय में लिखा है। संबंधों के दरमियान गहरी होती हैं, संबंधों के दरमियान गहरी होती दरारें, अंतर्द्वंद में उठता हुआ सैलाब, पात्रों की क्रमशः उठती गिरती मानसिकता, अपने आसपास के परिवेश से उठे कथानक की लीक से हटकर आए हुए लेखन को सीधे विद्रोहात्मक पहल करने को लेकर चलती है। इतना ही नहीं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब उनकी लेखनी ने उलझे हुए मन, आपस में उभरे हुए रंगों की टकराहट और संबंधों की बारीकियों को सुलझाया है, तब उनके उपन्यास स्वयं ही उद्देश्यपूर्ण बन गए हैं। ठीक है, ऐसा मनु भंडारी स्वयं लिखती हैं। आगे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यास परंपरा का सूत्रपात ज्ञानेंद्र कुमार ने किया। उनके बाद इला चंद्र जोशी, अग्जेय और देवराज आदि लेखकों की ने उच्च कोटि के उपन्यास लिखे हैं। इस प्रकार के उपन्यास की कुछ विशेषताएं हम बताना चाहेंगे आपसे। ठीक है, कि जो मनोविश्लेषणात्मक या जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के उपन्यास होते हैं, तो क्या चीज़ें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने कथा के प्रति विशेष मोह प्रदर्शित नहीं किया है। यानी कि पात्र जो विशेष पात्र है, उसके अंतर्द्वंद, अंतर्मन या उसकी जो मन की पीड़ा है उसे बताने का प्रयास किया है, न कि लेखक ने कथा तत्व को प्रधानता दिया है। उपन्यासकार ने व्यक्ति को बाहरी व्यक्तित्व की अपेक्षा उसके भीतर छिपे हुए व्यक्तित्व को उजागर करने का प्रयास किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है दूसरा, कि उपन्यासकार ने यानी लेखिका ने व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व की उपेक्षा की है। ठीक है, अपेक्षा। ठीक है, उसके भीतर छिपे हुए यानी बंटी के जो अंतर्मन में बातें चलती हैं उसको उजागर करने का प्रयास किया है। इन उपन्यासों में अंतः प्रेरणाओं का चित्रण, अंतर्द्वंद निरूपण, अंतर्निर्विवाद मनोविश्लेषण, मुक्त आसंग प्रणाली, बाधकता विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण, निराधार प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण, सम्मोह विश्लेषण, प्रत्यक्षावलोकन विश्लेषण, पूर्व वृत्तात्मक प्रणाली और सप्त सह स्मृति परीक्षा आदि को और की ओर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। जब आपको पीडीएफ मिलेगा ग्रुप में, आप इसको देखिएगा। इस उपन्यास का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति के अचेतन संघर्ष से होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है कि इन उपन्यासों में अंतर विवाद माफी चाहूंगी। इन उपन्यासों में अंतर्विवाद की मनोवृत्ति की प्रधानता होती है। वास्तव में जो पात्र अंतर्मुखी होते हैं वे अपने भीतर की बात को छोटे छोटे संबंध वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं। इस उपन्यास में भाषा प्रवाहपूर्ण पात्र के मन को टटोलती हुई और उसके द्वंद्व को वहन करती हुई उसे पाठकों तक पहुंचाने का में सक्षम रही है। ठीक है, कैसे उपन्यास में मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास में मन्नू भंडारी ने आपका बंटी के माध्यम से पाठकों के समक्ष एक ऐसे बालक की मानसिक व्यथा को प्रस्तुत किया है जो अपने माता पिता के अलगाव का शिकार होने के कारण अनेक प्रकार की मानसिक यातनाएं भोग रहा है। मन्नू भंडारी एक कुशल और बाल मनोविज्ञान की पारखी उपन्यासकार रही हैं। आपका बंटी में उन्होंने एक बालक के सभी पक्षों को पूरी कुशलता और सूक्ष्मता के साथ उद्घाटित किया है। आगे बात करते हैं तो प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने बंटी नामक एक बालक के आंतरिक व्यक्तित्व के प्रत्येक पक्ष का सजीव चित्रण किया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो लेखिका है वो केवल बंटी की जो व्यक्तित्व है, ठीक है, जब उसके माता पिता का अलगाव हो जाता है या माता पिता साथ में नहीं रहते हैं तो उसके अंतर्द्वंद, उसके मन में जो चीज़ चलती रहती हैं
तो लेखिका ने उसी का जिक्र, उसी को यहाँ पे अपनी लेखनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उन्होंने स्वयं भूमिका में स्वीकार किया है कि इस उपन्यास का पात्र बंटी कोई विशेष पात्र नहीं, बल्कि प्रत्येक उस बालक का प्रतिनिधि है जो आज आधुनिक बोध में भटक रहे शिक्षित और फैशन परस्त माता पिता के आपसी टकराव मानसिक स्तर पर भोग रहा है। ठीक है, लेखिका यह कहना चाहती हैं कि बंटी ऐसा नहीं कि केवल एक घर में ऐसा है, अन्य घरों में भी बंटी के समान ही कई बालक हैं जो आजकल अपने माता पिता से विमुख हो रहे हैं, या फिर माता पिता शिक्षित और फैशन परस्त दुनिया में पड़े हैं और बच्चों पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। लेखिका ने स्वयं लिखा है कि मुझे लगा बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं बल्कि आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, वह है कि यह सभी फालतू और गैर जरूरी और जड़ों से कटे हुए हैं। आगे अब इसका सारांश देखते हैं। सारांश आपको पढ़ने मात्र से आपको लगेगा कि आपने 384 पेज का कंप्लीट उपन्यास पढ़ लिया है। ठीक है, ये आप जैसे इसको आप पढ़ेंगे सारांश लगेगा आपको 384 पेज आपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए बात करते हैं सारांश की। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने बंटी को शकुन और अजय बत्रा नामक पति पत्नी के पुत्र के रूप में चित्रित किया है। अजय कलकत्ता में एक फर्म में डिवीजन मैनेजर हैं। वे शकुन के बाहरी और आधुनिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उससे विवाह कर लेते हैं, परंतु उन दोनों के बीच सुखमय वैवाहिक जीवन कायम नहीं रह पाता। इसका कारण है शकुन का आत्मा अभिमान और आधुनिक बोध से युक्त होना। पति पत्नी दोनों ही अपने अपने अहम पर डटे रहते हैं, कोई भी समझौते के लिए झुकना नहीं चाहता और ना ही अपने आत्मसम्मान को छोटा बनाना चाहता है। परिणाम यह होता है कि दोनों के बीच अलगाव हो जाता है, यानी कि अलग होने का प्रयास करते हैं। अजय पूर्ववत हाँ ये लोभी थोड़ा क्लास चल रही, फिर बाद में कॉल करी थी। ठीक है, हाँ 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 खुश रहा। सॉरी फ्रेंड्स। अजय पूर्ववत कलकत्ता में ही रहते हैं, परंतु शकुन अपने पुत्र को लेकर कलकत्ता छोड़ देती हैं और छात्राओं के एक कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर कार्य करने लगती हैं। इसी अलगाव में बंटी की मानसिक यातना का दौर प्रारंभ होता है। ठीक है, बात को ध्यान से इसको देखिएगा। ये जो सारांश है बहुत ही सरल है। इतने बड़े उपन्यास को इतने कम शब्दों में लिखना काफ़ी बड़ी बात थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे इसका लिख करके आप तक जो प्रेषित कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अलगाव के 7 वर्षों में, ठीक है, मैंने आपको प्रश्न किया था कि बताइए कि कितने वर्ष बाद जो ये बंटी है कितने वर्ष बाद अपने माता पिता से अलग हो जाता है। ठीक है, तो अलगाव के 7 वर्षों में शकुन अपना पूरा ध्यान अपने कॉलेज और बंटी पर केंद्रित कर देती है। वह समाज से स्वयं को पूरी तरह काट लेती है। इसके फलस्वरूप वह बंटी के जीवन की धुरी बन जाती है और बंटी उसके जीवन का केंद्र बन जाता है। यानी दोनों माँ बेटे बहुत ही शांति से सुखमय जीवन जी रहे होते हैं। इस दौरान अजय अपने पुत्र से मिलने किसी न किसी बहाने आते रहते हैं और उसके लिए ढेर सारे उपहार भी लाते हैं। बंटी को अकेलेपन ने चिंतनशील बना दिया है। वह हर छोटी बातों को गहराई से सोचता है। वह अपने परिवार की स्थितियों को अन्य बालकों के परिवार से तुलना करता है। उसके घर के समीप टीटू का परिवार है। ठीक है, टीटू बंटी का दोस्त है। टीटू का परिवार है। वह जब भी टीटू के घर पे जाता है तो उसकी अम्मा का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता। किसको? बंटी को। क्योंकि वह हमेशा उससे कहती है कि आ गए बंटी। जब टीटू की माँ ऐसा पूछती है आ गए बंटी, तो उसे बड़ा बुरा सा लगता है, अजीब लगता है। टीटू की माँ कहती है कि छुट्टी के दिनों में भी तुम्हारा सूरज इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। ऐसी बातें सुनकर बालक बंटी उदास हो जाता है और उसकी इच्छा होती है कि तुरंत वह टीटू के घर से लौट जाए और फिर कभी न आए। इस संदर्भ में वह मन ही मन अपनी मम्मी और टीटू की अम्मा की तुलना करने लगता है। वह सोचने लगता है कि टीटू भले ही कितनी ही देर उसके घर पर रह ले, यानी कि बंटी कहता है कि टीटू भले ही मेरे घर पे कितनी देर रह ले, किंतु मेरी मम्मी कभी उसके साथ इस प्रकार की बातें नहीं करती, यानी ऐसा व्यवहार नहीं करती जिस तरह टीटू की मम्मी कहती है कि आ गई बंटी, तुम्हारा सुबह और शाम का सूरज यहीं से डूबता और उगता है।
वह सोचता है कि जब वह टीटू की को छुट्टी के दिन अपने घर आने के लिए कहता है तो वह दिन भर अपने घर में खेलना पसंद करता है। कौन? टीटू अपने घर में खेलना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उसके साथ बिंद्रा और शत्रु हैं। ठीक है, ये तीनों इसके दोस्त होते हैं बंटी के। वह यह भी सोचता है कि उसके घर में तो उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए टीटू के साथ खेलना उसकी व्यवस्था है। किसकी? बंटी की। लड़का। आगे देखते हैं कि बंटी की मम्मी के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं कैसा होता है। तो बंटी के मानसिक धरातल का दूसरा पक्ष लेखिका ने उस समय उजागर किया जब वह अपनी मम्मी की प्रत्येक गतिविधि पर गहराई से नजर रखने लगा। कौन? बंटी। कभी उसे अपनी मम्मी बहुत सुंदर लगती और कभी अच्छी दिखती तो कभी उसे पराई सी लगती। वह अनुभव करता कि मम्मी जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तब उसके चेहरे पर बंटी के लिए स्नेह और वात्सल्य नहीं होता, वह जैसे एक कठोर प्रिंसिपल का मुखौटा लगा लेती है। ठीक है, ऐसा बंटी के मन में उसके अंतर्मन में चल रहा होता है। इसके विपरीत जब वह घर पे होती है तो मानो पूरी तरह उसकी मम्मी होती है। उसके इस चिंतन का चित्रण लेखिका ने इन शब्दों में किया है। लेखिका कहती हैं कि इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। कब? जब मम्मी घर पे होती है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल अपनी हो जाती है, बालों की खूब ढीली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा, कोई तनाव नहीं, कोई शक्ति नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी वह मम्मी की नज़र बचाकर एक टक यानी मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ढूढ़ी में यानी उसकी दाढ़ी पे तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। किसको? बंटी को। रात में पास लेटता है यानी किसके? मम्मी के पास लेटता है तो अक्सर उस पर अंगुली फिराता है। ठीक है, बच्चों की शरारत होती है, जब भी माँ के पास लेटते हैं तो माँ को छेड़ते रहते हैं। ठीक है, तो बंटी कभी माँ की बालों को छुएगा, कभी उनके गाल को सहलाएगा। तो आगे लेखिका कहती हैं कि माता पिता के तनावग्रस्त संबंध और बंटी जब थोड़ा बड़ा होता है तो वह अपने माता पिता के संबंधों को लेकर तनावग्रस्त रहने लगता है। अब बंटी थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। अब वो सोचने विचारने लगा है कि उसके मन में प्रश्न उठता है कि जब सब बच्चों के माता पिता एक साथ रहते हैं तो उसके माता पिता साथ क्यों नहीं रहते। बंटी पूछता है। बंटी कहता है, मम्मी पापा हम लोग के साथ क्यों नहीं रहते। मम्मी चुप। मम्मी बोलती है, चुप। आज टीटू कह रहा था। बंटी कहता है कि आज टीटू कह रहा था, मुझसे पूछ रहा था। मम्मी कहती है, क्या कह रहा था। बोलता है वो बिल्कुल। मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज़ की शक्ति से बंटी जैसे एक क्षण का सहम गया। बता, क्या कह रहा था टीटू। टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकती। बंटी ने जैसे तैसे आज कह दिया। ठीक है, बंटी के मन में ये अंतर उस मन में काफ़ी टाइम से चल रहा था। बच्चे आपको पता है बहुत ही समझदार होते हैं। तो बंटी के मन में ये बात चल रहा था। वह सोचने लगता है कि क्या उसकी मम्मी को कभी पापा की याद नहीं आती। वह अपने संदर्भ में सोचता है कि जब वह टीटू और कुन्नी से, ठीक है, एक देखिए पात्र कुन्नी भी आ गई है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। टीटू और कुन्नी से लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन तक बात नहीं करता, तब उसका जी घबराने लगता है तो वह किसी न किसी बहाने दोस्ती कर लेता है। बंटी अपने मन को बताता कि जब मेरी लड़ाई टीटू और कुन्नी से हो जाती है तो मैं 2-3 दिन तक तो उससे बात नहीं करूँगा, तो मेरा जी घबराने लगता है, मैं उनसे किसी बहाने बात करूँगा। तो फिर सोचता है क्या मम्मी हमेशा तो अकेली रहती है। उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्या तलाक में फिर से दोस्ती नहीं हो सकती। इस दौरान वकील चाचा तलाकनामा लेकर उनके घर पर आते हैं। पहले तो उनके आगमन पर बड़ा प्रसन्न होता था। कौन? बंटी, क्योंकि वे जब भी आते थे उसके पापा का कोई उपहार लेकर आते थे, परंतु इस बार वे इसके लिए कुछ नहीं लाए थे। बंटी के लिए वह अनुभव करता है कि वकील चाचा और मम्मी के बीच कोई ऐसी बात हो रही है जो मम्मी को उदास बना रही है। ठीक है, लेकिन वो बालक है, बाल मन है, वो समझ नहीं पाता है कि वकील चाचा मम्मी से आज क्या कह रहे हैं, जबकि वकील चाचा आज तलाकनामा लेकर आए थे। वकील चाचा ने ही बताया था कि अजय मीरा के साथ वैवाहिक संबंध में बंधने जा रहे हैं। वह मम्मी को छिप छिप कर रोते हुए देखकर परेशान हो रहा है और कारण जानने की कोशिश भी करता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। किसको? बंटी को। बंटी सोचता है कि बातें कर रहे हैं, पर बंटी को लग रहा है कि जैसे कमरे का मौन नहीं टूट रहा है।
उदासी नहीं छट रही है। इस प्रकार बंटी कम उम्र में ही इतना अधिक चिंतनशील और समझदार और सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। ठीक है, कैसा सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जैसा वहाँ पे परिवेश चल रहा है वह उसी परिवेश में ढल जाता है कि वह असामान्य बालक की तरह व्यवहार करने लगता है। जब उसे ज्ञात हो जाता है कि पापा मम्मी के बीच तलाक हो गया है और वे अब कभी साथ नहीं रह सकते, उनके बीच समझौता नहीं हो सकता, तब वह मन ही मन निश्चय करता है कि वह अपनी मम्मी का कहना मानेगा, उनका ध्यान रखेगा, उन्हें कभी उदास नहीं होने देगा, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु उसकी आशाओं पर तब पानी फिर जाता है जब उसकी मम्मी का डॉक्टर जोशी और उनके परिवार के साथ मेल जोल हो जाता है। वे अंततः उनके साथ विवाह कर लेती हैं। कौन? शकुन। उसके मन में एक प्रकार का विद्रोह पनपने लगता है। किसके मन में? बंटी के मन में। एक दृश्य आता है कि एक बार शकुन डॉक्टर जोशी को सपरिवार भोजन पर आमंत्रित करती हैं। वे अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आते हैं। कौन? डॉक्टर जोशी आते हैं। वे दोनों चाहते हैं कि बच्चे, यानी डॉक्टर जोशी के बच्चे अमी और ज्योत और बंटी आपस में घुल मिल जाएं, परंतु बंटी किसी भी स्थिति में किसी के साथ मेल जोल नहीं करना चाहता। ठीक है, एक प्रसंग पार्क का भी आता है। जब पार्क का प्रसंग होता है जहाँ पर जो शकुन है, शकुन डॉक्टर जोशी के गाड़ी में ही बैठ करके पार्क में सब घूमने जाते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं। तो शकुन वहाँ पे बंटी को पीछे बैठने के लिए बोल देती हैं। तो बंटी वहाँ से समझ जाता है कि मम्मी अब हमारी मम्मी नहीं रही, मम्मी हमारी बदल चुकी हैं। ठीक है, तो बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं है, तो जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं मतलब आंखों में एक अश्रु टाइप का समझ में आ रहा था कि ये डायरेक्ट मतलब मन्नू भंडारी ने इस जिक्र भी किया है कि ये उनकी कहानी है। ठीक है, लेखिका की ही कहानी है, बस थोड़ा सा उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। बाकी लेखिका ने जो चीज़ देखा है, उन्होंने देखा था कि कभी भी उनके पति राजेंद्र यादव कभी उनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। तो वो एक तरह से एक अच्छी पत्नी होने का भी की जिम्मेदारी निभा रही थी, और दूसरी तरफ वो एक अच्छी लेखिका होने का भी जिम्मेदारी निभा रही थी। ठीक है, लेकिन कभी मतलब किसी भी टाइम जब बच्चे बीमार होते थे या उनकी तबीयत खराब होती थी, किसी भी समय वो ऐसा लिख बताती हैं कि राजेंद्र जी का कभी भी उनको कोई किसी प्रकार सहयोग नहीं मिला है। ठीक है, वह अपनी मम्मी की गतिविधियों पर ध्यान देने लगता है। कौन? बंटी। उसे लगता है कि जब डॉक्टर जोशी साथ में होते हैं तब मम्मी बेवजह हंसा करती हैं। पार्क में जब डॉक्टर जोशी कहते हैं कि बंटी हम तुम्हें अपने बच्चों से मिलाएंगे, तब उसकी मम्मी हंसने लगती हैं। बंटी को मम्मी की हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह सोचता है डॉक्टर जोशी ने कोई चुटकुला भी तो नहीं सुनाया, फिर मम्मी क्यों हंस रही हैं। हर स्थिति में बंटी स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है और मन ही मन निश्चय करता है कि उसे किसी से दोस्ती नहीं करनी। इस प्रकार मम्मी की शादी के बाद वह डॉक्टर जोशी के घर पर रहने लगता है। तब उसे वहाँ सब कुछ बेगाना सा लगता है। ठीक है, इसके आगे का 2 पेज और है जो मैं इसको पीडीएफ पे नहीं रख पाई हूँ। आगे का दृश्य ये आता है कि बंटी जब डॉक्टर जोशी और अजय के शकुन के साथ रहता है तो वहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, उसे उसका घर बेगाना सा लगता है। वह अपने पिता अजय को एक पत्र लिखता है। अजय बंटी को अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन बंटी वहाँ भी अच्छा महसूस नहीं करता है, यानी कि मीरा के साथ और अजय के साथ भी बंटी को अपना घर सा नहीं लगता है। और अंततः बंटी को नियति यानी भाग्य उसे हॉस्टल में लेकर जाती है। ठीक है, तो ये इस उपन्यास का जो सारांश है वो मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया है, और मैं प्रत्येक उपन्यास की जो जड़ है, जो मूल बातें हैं, मैं आपके समक्ष ऐसे ही प्रस्तुत करती जाऊंगी। ये आज मेरा एक डेमो क्लास था। काफ़ी मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप अपना मुझे डेमो क्लास बताएं, तो इसको मैंने लिख के बताया है। इसका टाइपिंग पीडीएफ भी मेरे पास है, बट वो कुछ अलग टाइप का था, तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह की एक क्लास बनानी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको टाइम टेबल ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि हमारा टाइम टेबल क्या है डेली के लाइव क्लास का। तो अभी शाम को देखिए बजे हैं 7:30, 7:20 हो रहे हैं। अब मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी ताकि 8 बजे तक आपके पास पहुँच जाए वीडियो, और आज इस डेमो क्लास को अच्छे से देख पाएँ। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।